अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, सितंबर की 13 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने बलूचिस्तान में गवादर का दौरा किया। इस मौके पर अमरीकी सफ़ीर का कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम और अमरीका के दरमियान एक मुस्तकिल और मजबूत शराकतदारी है। अमरीकी सफ़ीर के दौरे गवादर को बहुत अहमियत दी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपेक रूट के हवाले से अहम शहर में किसी भी अमरीकी सफ़ीर का हालिया अरसे में ये पहला दौरा है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हालिया दिनों में भारत में होने वाले G20 इजलास में सीपेक के मुकाबले में नया तिजारती रूट बनाने का ऐलान किया गया है। तज्जियाकारों का कहना है कि अमरीकी सफ़ीर के दौरे गवादर को मनफी अंदाज में पाक चीन ताल्लुकात के तनाजुर में नहीं बल्कि आलमी सतह पर मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ और बेहतर मौक़े की तलाश के तनाजुर में देखना चाहिए। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखकर आइंदा आम इंतखाबात की तारीख तजवीज़ की है। सदर ममलकत का कहना है कि आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर सन 2023 को होने चाहिए। सदर का कहना था कि आईनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया ताकि आईन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर ने तजवीज़ किया कि इलेक्शन कमीशन आईन की मुतालिका दफ़ात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इस बात के पेश नज़र कि कुछ मामलात पहले ही अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। पाकिस्तान के खुसूसी एलची बराए अफगानिस्तान आसिफ दुर्रानी ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल और ताज़ा तरीन इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब इस्लामाबाद और काबुल हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं और पाकिस्तान ने ताहाल तोरखम बॉर्डर को कारोबार के लिए दोबारा नहीं खोला है, जबकि ईरान की जानिब से भी तालिबान के साथ दोतरफा उमूर में गर्मजोशी नहीं पाई जाती। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक अमीर अब्दुल्लाहियान ने खित्ते में ईरान और पाकिस्तान के मौसर किरदार पर जोर दिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि दोतरफा जारी मुज़ाकरात खित्ते और अफगानिस्तान दोनों में अमन व इस्तेहकाम में मुआविन साबित होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद के दो मुख्तलिफ मकामात तोरखम और चित्राल पर कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और मसरूफ तरीन सरहदी गुजरगाह पर तोरखम की बंदिश के बायस बुध को भी दोतरफा तिजारत और आमद रफ्त का सिलसिला मुअत्तल रहा। अफगानिस्तान से मुबैना अस्करियत पसंदों की दर अंदाजी रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। तोरखम की सरहदी गुजरगाह के एक हफ्ते से जारी बंदिश के खिलाफ तिजारती और कारोबारी हलकों की अपील पर कबायली जिले खैबर के सरहदी कस्बे लंडी कोतल में एक मुजाहरा हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन तोरखम सरहद को खोलने के हक में नारे लगा रहे थे। इस गुजरगाह की बंदिश से न सिर्फ दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात और तिजारत मुतासिर हो रही है, बल्कि इससे दोनों ममालिक के ताजिरों को रोज़ाना के हिसाब से लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने लापता सहाफ़ी इमरान रियाज की बाजियाबी के केस में अदालत को बताया है कि सहाफ़ी की बाजियाबी से मुताल्लिक उनके वालिद और वकील को पेशरफ्त से आगाह कर दिया गया है। लाहौर से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान के मुताबिक दौरान समाअत आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने दावा किया कि सहाफ़ी की बाजियाबी से मुताल्लिक मामले पर दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद रियाज के वकील मियां अली अशफाक ने अदालत को आगाह किया कि पुलिस की तफ्तीश दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। केस में किसी भी वक्त पेशरफ्त हो सकती है। बादअज़ा अदालत ने समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के लिए हाई कमिश्नर वॉल्कर तुर्क ने कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के हालात ख़राब हैं, जिससे लाखों ख़वातीन, मर्दों, लड़कियों और लड़कों की जिंदगियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। उनका कहना था कि मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कोई नई बात नहीं है। कई दहाइयों के मुसल्लह तसादुम के सबब अफगानिस्तान की हालिया तारीख में तशद्दुद और नाइंसाफी रही है, लेकिन तालिबान ने 2 साल कबल जब से इक़्तिदार संभाला है, उनकी तरफ से खास तौर पर ख़वातीन और लड़कियों को निशाना बनाया गया और उन्हें अवामी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बेशतर पहलुओं से बाहर रखा गया। मुल्क एक संगीन इंसानी और माशी बहरान में भी डूब गया है और इसकी 2/3 आबादी को अब इमदाद की ज़रूरत है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी ने सदर जो बाइडन के खिलाफ उनके बेटे हंटर बाइडन के गैर मुल्की कारोबारी मामलात से फायदा उठाने के इल्जामात के सिलसिले में मुआवजे की तहकीकात शुरू करने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि हाउस रिपब्लिकन्स 9 माह से सदर के खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं और उन्होंने गलत काम का कोई सबूत नहीं दिया है। रूसी हुकाम ने बुध को कहा कि यूक्रेन के एक मिसाइल हमले में रूस के साथ मुल्हिका क्राइमिया में एक शिप यार्ड को निशाना बनाया गया है। बंदरगाही शहर सिवास्टोपोल में रूस के मुकर्रर करदा गवर्नर मिखाइल रज़ावाशेफ ने टेलीग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उस जगह पर आग और धुआं देखा गया और बताया गया कि हमले में 24 अफराद जख्मी हुए हैं। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि यूक्रेन ने शिपयार्ड को 10 क्रूज मिसाइलों और 3 बगैर पायलट कश्तियों से निशाना बनाया और रूसी फजाई दिफा ने 7 मिसाइलों और तमाम कश्तियों को तबाह कर दिया। वजारत दिफा ने यह भी कहा कि हमले में 2 बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचा, जिनकी मरम्मत की जा रही है। उधर यूक्रेन के इलाके ओडिशा में हुक्काम ने बताया कि बुध की सुबह सवेरे रूसी ड्रोन हमले ने एजमिल में बंदरगाह और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। इलाकाई गवर्नर ओलिह कीपर ने टेलीग्राम पर बताया कि हमले में 6 अफराद जख्मी हुए। इजमिल हालिया महीनों में अक्सर रूसी हमलों का निशाना बनता रहा है। वहां की बंदरगाहें दरियाई डन्यूब के साथ यूक्रेनी गल्ला बरामद करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बुध को कहा कि शहरियों के बुनियादी ढांचे पर उस तरह के हमले बंद होने चाहिए। यूक्रेन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के कोऑर्डिनेटर डेनिस ब्राउन ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन की बंदरगाहों पर आज का हमला 2 माह से भी कम अरसे में बहरे अस्वद के मुआहदे से रूस की अलहदगी के फैसले के बाद 21वां हमला था। उनका कहना था कि रूस के ये वहशियाना हमले यूक्रेन के लोगों और दुनिया भर में भूख का सामान करने वाले 345 मिलियन लोगों के लिए तबाहकुन हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के दरमियान बुध को बातचीत शुरू हुई, जिसमें किम ने यूक्रेन लड़ाई में रूस की गैर मशरूत हिमायत का वादा किया और रूस की फतह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने साइबेरियन रॉकेट लॉन्चिंग तनसीब पर एक सरबराही इजलास से मुलाकात की, जिसमें इस बात की निशानदेही की गई
کہ امریکہ کے ساتھ اپنے الگ الگ تصادم کے باوجود دونوں رہنماؤں کے مفادات کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مہاجرین کی بین الاقوامی تنظیم نے بدھ کو کہا کہ مشرقی لیبیا میں آنے والے مہلک سیلاب سے 30,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ بے گھر ہونے والوں میں سے کم از کم 30,000 کا تعلق درنا شہر سے ہے، جبکہ ہزاروں کا تعلق بنغازی سمیت دیگر علاقوں سے ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 5,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس ملک میں جہاں حریف حکومتیں ایک دہائی سے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں، درست عدد و شمار کی تصدیق کرنا مشکل ہے۔ کچھ حکام کا کہنا ہے کہ یہ تعداد دگنی ہو سکتی ہے۔ یورپی یونین نے بدھ کو الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کی چینی سبسڈی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ انہیں تشویش ہے کہ یہ مدد یورپ میں اس کاروبار کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان دیر لیئن نے فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں یورپی یونین کے قانون سازوں کو بتایا کہ عالمی منڈیاں اب سستی چینی الیکٹرک کاروں سے بھری ہوئی ہیں اور ان کی قیمتوں کو ریاستی سبسڈی کے ذریعے مصنوعی طور پر کم رکھا گیا ہے، جو ہماری مارکیٹنگ کے لیے نقصان دہ ہے۔ چین کے لیڈروں نے سبسڈی میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے ملک کو الیکٹرک گاڑیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ بنا دیا ہے۔ بہاماس کا پرچم بردار ناروے کا کروز جہاز 206 مسافروں اور عملے کے ساتھ شمال مغربی گرین لینڈ میں کم پانی کی وجہ سے زمین سے ٹکرا کر رک گیا۔ تاہم حکام نے مغل کو بتایا کہ جہاز میں موجود کسی کو بھی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی نقصان کی اطلاع ہے۔ جوائنٹ آرکٹک کمانڈ کے برائن جینسن کا کہنا تھا کہ ان کے باقی یونٹ بہت دور ہیں اور موسم کی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ گرین لینڈ ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا ہے کہ اگر تیز لہریں آتی ہیں تو یہ کروز جہاز خود بخود آزاد ہو سکتا ہے، تاہم اس وقت تک ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔